गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। चलिए पढ़ना स्टार्ट करें बेटा। चलिए पढ़ते हैं। तो कल टॉपिक हमने लास्ट जो पढ़ा था, ठीक है, लास्ट टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था वो क्या था? जीनोमिक म्यूटेशन नहीं, उसके बाद पॉइंट म्यूटेशन पढ़ रहे थे जो कि आधा रह गया था, है ना। तो चलिए हम पॉइंट म्यूटेशन पढ़ते हैं। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या है, हेडिंग डाल दूं। पॉइंट म्यूटेशन थोड़ा सा हो गया था शायद ना, पॉइंट म्यूटेशन। चलिए, तो पॉइंट म्यूटेशन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सा? एडिशन। एडिशन पॉइंट म्यूटेशन ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के किसी भी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में अगर चेंजमेंट आ जाता है, डीएनए के अगर किसी भी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में कोई क्या आ जाए, चेंजमेंट आ जाए स्पेसिफिक बेस पेयर पर, तो वहां पर जो क्या होता है, आपका म्यूटेशन होता है, उसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन में पहला है एडिशन। अब देखिएगा, अगर हमारी कोई भी जो डीएनए है, मान लीजिए ये 3' एंड है, ये 5' एंड है, ठीक है। डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट है और उसकी 1 स्ट्रैंड है। यहाँ पर है ए, यहाँ पर है टी, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है जी, यहाँ पर टी ए सी जी। अब एडिशन में क्या होगा? एडिशन में कोई स्पेसिफिक जो बेस सीक्वेंस है, ठीक है, एडिशन में क्या होगा बेटा? कोई स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस या स्पेसिफिक बेस पेयर किसी जगह पर आकर ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखो, अब मानिए कि यहाँ पर पहले एक नॉर्मल समझ लो आप। नॉर्मल में क्या हुआ? ये था डीएनए, ठीक है। नॉर्मल में ये डीएनए है और डीएनए से किसका फॉर्मेशन होगा? आरएनए का। अब देखो, डीएनए से जब आरएनए का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर मान लीजिए इस स्ट्रैंड से मैंने क्या बना दिया? आरएनए। अब ए है, तो ए के अपोजिट में यहाँ पर आरएनए पर आपको ये बेस सीक्वेंसिंग तो पता है ना, ए के अपोजिट में कौन आता है? ए के अपोजिट में मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री, अपोजिट ना बोलूं तो अच्छा है। ए के कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी होता है, जानते हो ना। तो ये आरएनए, और आप ये भी जानते हो आरएनए में थाइमिन होता नहीं है, तो टी की जगह पे कौन आ जाएगा यहाँ पर? यू। अब यहाँ पर टी है तो टी के कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? ए। जानते हो ना, ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी होता है, ठीक है, डीएनए में, और आरएनए है तो ए के कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो जाएगा? यू हो जाएगा। सी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? जी होता है। तो यहाँ सी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी। यहाँ पर जी है तो यहाँ पर सी, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू। यहाँ सी है तो जी, यहाँ जी है तो यहाँ पर सी। ये नॉर्मल आरएनए बना। अब आरएनए से किसका फॉर्मेशन होता है? आप जानते हैं आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं आप। आरएनए से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से, सॉरी, ट्रांसलेशन की प्रोसेस से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ट्रांसलेशन की प्रोसेस से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब प्रोटीन कैसे बनते हैं ये समझ लीजिए। प्रोटीन इन तीनों को कोड, ठीक है, ये 1 2 3, ये 3 चीजें दिख रही है ना, इसे हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है। ट्रिपलेट कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन को कोई एक अमीनो एसिड क्या करता है? कोड करता है। आपको पता है 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, इनमें से कोई एक अमीनो एसिड आरएनए में प्रेजेंट ट्रिपलेट कोडॉन को कोड करते हैं। तो इन तीनों को कोई एक अमीनो एसिड कोड करेगा। मान लीजिए इन तीनों को यहाँ पर किसने, सिर्फ मानने की बात करी, यहाँ पर एक अमीनो एसिड ने कोड कर लिया। अब वो अमीनो एसिड वेलाइन हो सकता है,
सिस्टीन हो सकता है, हिस्टामाइन हो सकता है, ग्लूटामिक एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक अमीनो एसिड यहाँ पर। अब आप देखेंगे कि ये 3 हो गए, तो यहाँ पर CAU को कोड करने वाला जो अमीनो एसिड होगा वो आपका दूसरा होगा। ठीक है, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को स्पेसिफिक अमीनो एसिड कोड करते हैं। जैसे UAG है, इसे UAG को मान लेते हैं हम कि इसे आपका वैलीन, ठीक है, कौन कोड कर रहा है, वैलीन कोड कर रहा है। CAU को मान लेते हैं हम कौन सा, हिस्टामाइन या फिर ग्लूटामिक एसिड मान लेते हैं। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड कोड कर रहा है। ठीक है, जस्ट हम मान रहे हैं, अभी जब आपको बताएंगे कौन किसे कोड करता है तब अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर ये कितने बचे, 2 बचे, तो 2 की कोई भी ट्रिपलेट कोडॉन होती नहीं है, यानी कि यहाँ पर तीसरा जो बेस सीक्वेंस है कुछ नहीं बनेगा, और ये किसका फॉर्मेशन होगा, ये प्रोटीन का। ठीक है, मैंने तो यहाँ पर 2 ही बनाए, 4, 6, 8, 10 कितने भी हो सकते हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। और इसमें ध्यान रखना कि स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को स्पेसिफिक एंजाइम ही क्या करता है, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को, ट्रिपलेट कोडॉन को स्पेसिफिक अमीनो एसिड कोड करता है। ठीक है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड कोड करता है। चलिए आ जाइए, अब आप समझिएगा। अब मैंने यहाँ पर एडिशन समझाना है आपको। अब देखो, यहाँ पर एक नया बेस सीक्वेंस ऐड हो जाता है, जैसे यहाँ पर एक नया बेस सीक्वेंस है ए। ठीक है, एक नया बेस सीक्वेंस ए ऐड हो जाता है एक स्पेसिफिक पॉइंट पर। अब स्पेसिफिक पॉइंट पर अगर ए ऐड हो गया तो ये तो नॉर्मल नॉर्मल प्रोटीन बनी। कौन सी प्रोटीन बनी, नॉर्मल प्रोटीन बनी। लेकिन ए के ऐड होने पर यहाँ पर एक एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगी। ठीक है, ये कौन सी प्रोटीन की बात कर रही हूं मैं, एबनॉर्मल प्रोटीन। अब देखो, एबनॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होगा। यू पहला ट्रिपलेट कोडॉन UAG है। अब आपको पता है UAG को कौन कोड करता है, UAG को वैलीन कोड करता है। चलो, पहला तो कौन आ गया, वैलीन आ गया, आ गया वैलीन। बात समझे आप हमारी इतनी, आप समझो। अब क्या हुआ कि यहाँ पर CAA है। ठीक है, बीच में ए जुड़ गया ना, तो अभी जब ए नहीं था तो ये यू तक हो रहा था ट्रिपलेट कोडॉन, लेकिन अब बेटा ट्रिपलेट कोडॉन क्या हो गया, ये ट्रिपलेट कोडॉन हो गया। कौन, CAA हो गया, CAA। ठीक है, अब आप सोचो कि इसमें ए जुड़ा है, तो नेचुरल सी बात है यहाँ पर म्यूटेशन DNA में हुआ होगा, RNA में नहीं। तो यहाँ पर कौन आ गया होगा, यहाँ पर आया होगा आपका T। जब यहाँ पर टी आया तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन आ गया, यहाँ पर ए आ गया। ठीक है, यहाँ पर ए आ गया। अब जब ए यहाँ पर आया तो अब CAA को कोड करने वाला जो कौन है, हमारा अमीनो एसिड है। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड को कौन, ग्लूटामिक एसिड किसे कोड कर रहा था, ग्लूटामिक एसिड कर रहा था CAU को, CAU को कोड कर रहा था ग्लूटामिक एसिड। लेकिन अब कोडॉन क्या हो गया, CAA। तो हो सकता है CAA को जो कोड कर रहा हो वो हो हमारा कौन सा, सेरीन। ठीक है, कौन सा हो, सेरीन। अब देखिए, अब ये 3 हो गए, अब एक और UGC। ठीक है, ये UGC। अब UGC को मान लेते हैं हम कौन कोड कर रहा है, मिथियोनाइन, मिथियोनाइन। तो अब ये प्रोटीन जो नॉर्मल प्रोटीन थी उसमें आप खुद देख रहे थे 2 अमीनो एसिड थे, पहला वैलीन था, दूसरा ग्लूटामिक एसिड था। लेकिन अगर DNA की एक सीक्वेंस में बीच में T ऐड हो जाता है, एडिशन पढ़ना है तो T ऐड हुआ, और T ऐड होते ही जो RNA बना, RNA भी कैसा हो गया, एबनॉर्मल RNA हो गया। और जब एबनॉर्मल RNA हुआ तो उससे बनने वाली जो प्रोटीन है, ठीक है, उससे बनने वाली जो प्रोटीन है वो भी कैसी हो गई, एबनॉर्मल प्रोटीन हो गई। पहला वाला जेनेटिक कोडॉन था, वैलीन था, इसमें भी वैलीन है। लेकिन यहाँ पर दूसरा ग्लूटामिक एसिड हुआ, लेकिन जो एबनॉर्मल है उसमें कौन आ गया, सेरीन आ गया। और एक बीच में शिफ्ट होने से आगे वाली जितनी भी आपके ट्रिपलेट कोडॉन होंगे वो भी सारे के सारे कैसे होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका एडिशन, और एडिशन में पॉइंट म्यूटेशन में चेंजमेंट आ जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, समझे। अच्छा, एक बार फिर से समझाऊं, समझो एक बार फिर से, एक बार फिर से समझो।
नॉर्मली हमारा डीएनए ये था, ब्लैक वाले जितने सीक्वेंस दिख रहे हैं ATC GTA CG, ये ब्लैक वाला था, ये नॉर्मल क्या था, डीएनए था। अब इस नॉर्मल डीएनए पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से आरएनए बना। जब आरएनए बना, ब्लैक वाले देखना, ठीक है, कलर्ड वाले मत देखना। ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू बन गया, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, जी का सी, टी का ए का यू, सी का जी, जी का सी, ये आरएनए बन गया। अब इस आरएनए से ट्रांसलेशन की प्रोसेस से क्या बनेगा, प्रोटीन। तो आपको बता दूं कि जो आरएनए है, आरएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड को कोड करता है एक अमीनो एसिड। आरएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कोड करता है एक अमीनो एसिड, और ये 3 न्यूक्लियोटाइड जो कोड करता है, इसे हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। ये एक कोडॉन, फिर तीसरा एक कोडॉन, फिर एक कोडॉन, मींस तीन जो न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस है उनसे मिलकर बनता है एक कोडॉन, और एक कोडॉन को कोड करने के लिए होता है एक अमीनो एसिड। तो मान लीजिए यूएजी, इस यूएजी को कोड करने वाला जो अमीनो एसिड है वो कौन सा है, वेलाइन है, ठीक है। नेक्स्ट है CAU, नॉर्मल की बात कर रही हूँ, CAU को कोड करने वाला कौन सा है, ग्लूटामिक एसिड है। अब CAU के बाद ये तो क्या बचा, GC, ट्रिपलेट है नहीं, और जब ट्रिपलेट नहीं होगा तो कोई भी अमीनो एसिड इसे कोड नहीं करेगा। मींस इतनी आपकी बन गई प्रोटीन, ये बनी हमारी कैसी, नॉर्मल प्रोटीन, ठीक है। ये नॉर्मली होता ही है, सबके अंदर ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं हम कि पॉइंट म्यूटेशन में एडिशन का, पॉइंट म्यूटेशन में क्या, एडिशन हो जाए। तो एडिशन में एक इस जगह पर, डीएनए के इस जगह पर एक टी सीक्वेंस, आप कुछ भी जोड़ लीजिए, मैंने सिर्फ समझाने के लिए कौन सा सीक्वेंस जोड़ दिया यहाँ पर, टी सीक्वेंस ऐड कर दिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर टी सीक्वेंस ऐड किया, तो अब इससे जो क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। मैंने उसी में एबनॉर्मल आरएनए बना दिया है, ठीक है। अब इसमें जो आरएनए बनेगा, तो इस टी के कॉम्प्लीमेंट्री कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए हो गया। मींस अब ये कौन सा आरएनए हो गया, एक एबनॉर्मल आरएनए, एक म्यूटेटेड जीन से बना हुआ आरएनए। अब आरएनए है तो आरएनए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के फॉर्मेशन के साथ। अब फिर से प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन, तो अब इसके फिर से ट्रिपलेट कोडॉन बनेंगे। तो पहला वाला ट्रिपलेट कोडॉन तो यही रहेगा यूएजी, क्योंकि यहाँ पर कोई एडिशन नहीं हुआ, तो यूएजी को कोड कौन कर रहा था, यूएजी को वेलिन कोड कर रहा था। तो एबनॉर्मल में भी यूएजी को कौन कोड करेगा, वेलिन कोड करेगा, क्योंकि उसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं आया है। अब देखो नेक्स्ट ट्रिपलेट कोडॉन, नेक्स्ट ट्रिपलेट कोडॉन क्या होगा, CAA, ठीक है। पहले CAU था, लेकिन बीच में ऐड हो जाने से आपका जो आरएनए है, आरएनए में ए ऐड हो गया, तो 3, 1 2 3 गिन लीजिए। तो अब क्या हो गया, CAA, ठीक है। तो CAA को अब ग्लूटामिक एसिड कोड नहीं करेगा, अब कोई दूसरा अमीनो एसिड कोड करेगा, और CAA को कोड करने वाला अमीनो एसिड कौन सा आ गया, सेरीन, ठीक है। ये सेरीन अमीनो एसिड आ गया। अब ये ट्रिपलेट कोडॉन, अब इसके बाद एक और ट्रिपलेट कोडॉन बन जाएगा UGC, ठीक है। UGC को कोड कौन कर रहा है, मान लीजिए मिथियोनाइन, ये सिर्फ मानने के बेस पे बता रही हूँ कि ये, ठीक है, ये मिथियोनाइन इसने क्या कर लिया, यहाँ पर कोड कर लिया। तो ये बन गई क्या, एबनॉर्मल प्रोटीन। ये प्रोटीन किससे बनी है, जब यहाँ पर डीएनए में एक जगह पर पॉइंट म्यूटेशन हुआ होगा, ठीक है। एक पॉइंट पर टी क्या हो गया, एडिशन शो कर रहा है, टी का ऐड हो गया। टी के एक पॉइंट पर, केवल एक पॉइंट पर एडिशन होने से आगे की जितनी भी सीरीज है, भाई आप खुद समझ रहे हो, आगे की जितनी भी सीरीज है वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, ठीक है। और इसी को एवरी फ्रेम का शिफ्ट हो जाना, ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाता है ना। तो आपने जो मैंने बताया था ना कि एक सब्स्टिट्यूशन और डिलीशन, सॉरी, एक एडिशन और एक सब्स्टिट्यूशन था, तो एडिशन और सब्स्टिट्यूशन से जो कॉज होने वाला म्यूटेशन है वो क्या कहलाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो आपकी क्या बन गई, अलग प्रोटीन बन गई, और जब प्रोटीन अलग बन गई तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा, ठीक है। तो बस मैंने यही समझाया है, ये आपका पॉइंट म्यूटेशन है। और पॉइंट म्यूटेशन से आपको पता है ना, बहुत बड़ी बड़ी डिसीजेस हो जाती है, केवल एक जगह में चेंजमेंट आने से डिसीज बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने, सिकल सेल एनीमिया सुना होगा, जिसमें आरबीसी का जो, आपको पता है आपकी जो आरबीसी है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, ठीक है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी सिकल्ड शेप हो जाती है। सिकल्ड शेप का मतलब होता है हंसी आकार, मींस आधे चंद्रमा की तरह, ठीक है, आधे चंद्रमा की तरह सिकुड़ जाती है, जो आरबीसी है सिकुड़ जाती है, किसके कारण, केवल डीएनए के एक सीक्वेंस में चेंज होने के कारण। आपको पता है, सुनो, हीमोग्लोबिन भी क्या है, हमारी एक प्रोटीन है ना,
तो हीमोग्लोबिन को भी बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? डीएनए रेस्पॉन्सिबल होगा। अब उसी डीएनए में अगर एक जगह पर चेंजमेंट आ जाता है ना, तो आरबीसी है, आरबीसी की शक्ल चेंज हो जाती है। आरबीसी जो अभी तक ऐसी थी, अब आरबीसी ऐसी हो जाती है, समझ गए ना? सिकल शेप्ड हो जाती है, आधे मीन्स हंसियाकार समझ लीजिए, हंसिया होता है ना, इससे घास वगैरह काटते हैं, उसके आकार की हो जाती है, उसके शेप की हो जाती है, या आधे चंद्रमा की तरह हो जाती है ना? जो हाफ मून होता है उसकी शेप की हो जाती है कौन? हमारी आरबीसी। अगर डीएनए के एक सीक्वेंस में चेंजमेंट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, और एक भयंकर डिसीज होती है जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, हो गया? अब बताओ, अब समझे? हाँ हाँ, हो गया। चलो भाई, रफ कर दूं? अब कौन सा पढ़ाना है? डिलीशन? नहीं, सब्स्टिट्यूशन, वही बात है ना। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि जो नॉर्मल, अब मैं नॉर्मल नहीं बनाऊंगी, ठीक है, आप नॉर्मल समझ गए। तो ये हमारा नॉर्मल 3' 5' डीएनए का एक स्ट्रैंड है, AUCG, ATCG, CGC, ये हमारा डीएनए था, ठीक है, नॉर्मल डीएनए था। अब इसमें क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन हुआ, मींस एक जो बेस सीक्वेंस है वो घट गया। ये नॉर्मल था, एक बेस सीक्वेंस घट गया तो क्या होगा? मान लीजिए पहले ये 3 न्यूक्लियोटाइड, अब देखो इससे किसका फॉर्मेशन होगा? अरे यार, मार्कर कौन सा है ये? इससे फॉर्मेशन होगा किसका? आरएनए का, ठीक है। ए के कॉम्प्लीमेंट्री कौन आएगा? ए के कॉम्प्लीमेंट्री यू, टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी के जी, जी के सी, सी के जी, हो गया। ये बन गया हमारा आर एन ए, नॉर्मल आर एन ए। अब इससे एक ट्रिपलेट, इससे एक ट्रिपलेट, ठीक है, आगे ये कुछ है ही नहीं। तो इससे एक ट्रिपलेट कोडॉन, एक ट्रिपलेट कोडॉन से क्या बन जाएगा? डीएनए, सॉरी, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अब हम मान लेते हैं कि ये वाला जो है ये सीक्वेंस डिलीट हो गया। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये यहाँ से आपका खत्म हो गया, डिलीट हो गया इसका। तो अब क्या होगा? अब जैसे ही बेटा ये डिलीट हुआ, यहाँ पर जो आरएनए बनेगा, ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं। अब क्या बनेगा? ये तो नॉर्मल आरएनए था, नॉर्मल आरएनए, अब बनेगा एबनॉर्मल आरएनए, ठीक है। एबनॉर्मल आरएनए में देखना, ए के बदले में यू, टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए। अब देखो सी तो गायब हो गया ना, सी गायब हो गया, डायरेक्ट कौन आ जाएगा? जी, और जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? सी, जी, सी, जी। ये एबनॉर्मल हुआ। अब पहला बेस सीक्वेंस क्या था? UAG, पहला बेस सीक्वेंस मींस पहला कोडॉन, फर्स्ट नॉर्मल का फर्स्ट कोडॉन क्या था? नॉर्मल में फर्स्ट कोडॉन, नॉर्मल में फर्स्ट कोडॉन क्या था? UAG, यही था UAG। और अब देखो किस में? एबनॉर्मल में, एबनॉर्मल में फर्स्ट कोडॉन, एबनॉर्मल में फर्स्ट कोडॉन क्या हो गया? UAC, UAC, ठीक है। और आपको पता है अलग अलग कोडॉन होने से जो एमिनो एसिड है वो अलग अलग हो जाएंगे। देखो UAG को अलग कोड कर रहा होगा और UAC को कोड करने वाला कौन होगा? कोई अलग होगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? आपकी जो एमिनो एसिड अलग होंगे, एमिनो एसिड अलग होने से प्रोटीन भी अलग टाइप की बनेगी, यानी कि जीन एक्सप्रेशन पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हुआ? आगे वाले भी सारे चेंज होते चले जाएंगे, मींस फिर से वही बना लेगा वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। हो गया? तो समझे ना इतनी बात? नहीं बेटा, सब्स्टिट्यूशन हो या फिर आपका एडिशन हो, दोनों ही डीएनए के किसी एक न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस पर होते हैं, समझे? किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये केवल आरएनए में हो सकता है, तो आरएनए में नहीं होते, ये डीएनए में, ठीक है। किस में होते हैं? एडिशन भी, सब्स्टिट्यूशन भी किस में होता है? डीएनए में ही होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी मैंने डीएनए में ही बताया है, और डीएनए में हो जाने के कारण डीएनए में ये सी गायब हो गया,
तो नॉर्मल में तो सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी आ रहा था, लेकिन जब सी गायब हो गया तो जो अब एबनॉर्मल बनी तो उसमें सी तो है ही नहीं, तो कौन कोड करेगा, नेक्स्ट कोड करेगा जी, और जी के कॉम्प्लीमेंट्री कौन आ जाएगा, सी। बात समझे इतनी? तो जो भी डिलीशन होगा, एडिशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, वो हमेशा डीएनए में होगा। नॉर्मल बता दिया, और नॉर्मल के बाद डिलीट होने के बाद कैसा आरएनए बनेगा वो मैंने बता दिया। नॉर्मल में कैसा कोडॉन होगा, एबनॉर्मल में कैसा कोडॉन होगा, ये समझ लीजिए। जब कोडॉन अलग अलग होंगे तो उनको कोड करने वाला एमिनो एसिड भी क्या होगा, अलग होगा, और जब एमिनो एसिड अलग हो जाएंगे तो उनसे बनने वाली प्रोटीन है वो भी अलग हो जाएगी। जब प्रोटीन अलग हो गई तो जीन एक्सप्रेशन है वो भी अलग हो जाएगा। ठीक, चलो भाई अब रफ कर दो इसे, आपको नोट करना है नोट कर लीजिए। हाँ भाई, अब क्या पढ़ना था हमें, जीनोमिक म्यूटेशन। जीनोमिक म्यूटेशन, ठीक है। जीनोमिक म्यूटेशन का मतलब है क्रोमोसोम नंबर में चेंजमेंट आ जाना, जानते हो ना, क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो जाए वो कहलाता है आपका जीनोमिक म्यूटेशन। ठीक है, लिख देती हूँ, चेंज इन क्रोमोसोम क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर, ह्यूमन की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, लिख देती हूँ, ह्यूमन है, ह्यूमन में नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं बेटा, नॉर्मली ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 46। ठीक है, ह्यूमन की बात करूं तो अब इसमें नंबर आपके कैसे हो जाए, नंबर डिक्रीज हो जाए, ठीक है, जैसे कि कितने हो गए, क्रोमोसोम 45 हो गए, या फिर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, जैसे कि आपके कितने हो गए 47 हो गए, या फिर कितने हो गए 48 हो गए। तो इनसे क्या कॉज हो जाते हैं, इनसे डिसीज नहीं, डिसीज के पिताजी, पिताजी नहीं दादाजी कॉज हो जाते हैं। और डिसीज के जो ये दादाजी हैं जो कि जेनेटिक्स होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम से रिलेट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, ये कहलाते हैं सिंड्रोम। क्या कहलाते हैं, सिंड्रोम, जो कि आपके सिलेबस में है सिंड्रोम। समझ गए ना, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, मुझसे किसी बच्चे ने जब मैं थर्ड या फोर्थ चैप्टर पढ़ा रही थी तो मुझसे पूछा भी था, मैडम वो कैसे बनते हैं, वो कौन होता है वो ट्रांसजेंडर, है ना, याद आ गया, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक चिराग ने पूछा था। ठीक है, ट्रांसजेंडर कैसे बनते हैं, तो ट्रांसजेंडर कैसे बनते हैं वो इधर ही बनेंगे। ठीक है, समझ गए ना, ट्रांसजेंडर कैसे बनेंगे, कुछ लड़कियों की तरह चलते हैं, कुछ लड़कों की तरह होते हैं, समथिंग समथिंग बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना वो वाली। तो ये सिंड्रोम इसी से बनते हैं जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो जाए, यानी कि आप समझ गए ना, जो ट्रांसजेंडर है, जो थर्ड जेंडर है, वो कब बनता है, कौन से म्यूटेशन से बनता है, क्वेश्चन आ जाए, हाउ डू ट्रांसजेंडर फॉर्म बाय दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन, कौन से म्यूटेशन से बनता है, तो आप बता सकते हैं जीनोमिक म्यूटेशन से ट्रांसजेंडर का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, अब क्रोमोसोम अगर कम हो जाते हैं तो इनसे जो सिंड्रोम होते हैं वो, जैसे कि 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 48 या ये बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इनसे जो है आपका, ये है टर्नर सिंड्रोम, कौन सा है, टर्नर्स, टर्नर्स सिंड्रोम, और बढ़ रहे हैं क्रोमोसोम, ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर हटा देती हूँ, अधिकतर 47 ही रहते हैं, ठीक है, कितने रहते हैं 47 ही रहते हैं, तो इनसे होने वाले सिंड्रोम है जैसे कि डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम पर है, क्लाइनफेल्टर्स, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, आज ये कंप्लीट नहीं होने वाला, जीनोमिक म्यूटेशन आज कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबा है ये। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम, और पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ठीक है, और क्राई डू चैट सिंड्रोम, क्राई डू चैट सिंड्रोम,
और ना जाने बेटा कितने सारे सिंड्रोम, है ना। मैं बस इतना ही बता देती हूँ आपको। अब देखो इसमें से टर्नर डाउन क्लाइनफेल्टर्स, यहाँ तक आपके सिलेबस में, पहले ये भी सिलेबस में होते थे लेकिन अब नहीं है ये सिलेबस में, ठीक है। तो शुरुआत के 3 सिलेबस में है और ये सिर्फ आप समझ लेना सिलेबस के नहीं है, ठीक है। कौन कौन से हैं, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम है, इसमें क्रोमोसोम कम हो जाते हैं और वास्तव में ये ट्रांसजेंडर का कारण बनते हैं, ठीक है। देखने में तो ये कैसे होते हैं कुछ आपके, चलो आगे बताऊंगी, अभी नहीं बता रही। तो टर्नर सिंड्रोम ये वास्तव में ट्रांसजेंडर वाली कंडीशन बनती है। यहाँ पर एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, यहाँ पर भी ट्रांसजेंडर वाली कंडीशन बनती है। डाउन सिंड्रोम है, ये दिमाग से पागल होते हैं, इसे बोलते हैं मैंगोलियन इडियोसी, ठीक है। नाम जो बोल रहे हो ये एग्जाम में आते हैं। तो डाउन सिंड्रोम मैंगोलियन इडियोसी कहलाती है। एडवर्ड सिंड्रोम है, ये तो बहुत भयानक टाइप का होता है। पटाऊ सिंड्रोम है, अब पटाऊ सिंड्रोम का मतलब ये नहीं कि किसी को पटाऊ सिंड्रोम हो गया तो सबको पटाता घूमेगा, है ना। ये बस समझिएगा कि किसी को पटाऊ सिंड्रोम है तो वो पूरी दुनिया को पटा लेगा। पटाऊ सिंड्रोम साइंटिस्ट का नाम है भैया, पटाऊ, ठीक है। डाउन लैंग्सडन डाउन साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। डाउन वाउन कुछ और कुछ मत समझ लेना, पटाऊ कुछ नहीं है, पटाऊ साइंटिस्ट हैं आपके, ठीक है। हो सकता है वो पटाते रहते हो किसी को, लेकिन वो बात अलग है। पटाऊ सिंड्रोम में ये जो ऊपर वाला होंठ है ना, अपर लिप, ये कट जाता है, ठीक है। सिम्टम्स बताऊंगी तब आपको बता दूंगी। तो पटाऊ सिंड्रोम होता है, ये भी अधिकतर आपका इंक्रीज ऑफ क्रोमोसोम नंबर में। क्राई डू चैट सिंड्रोम बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें जब बच्चा पैदा होता है ना तो बिल्ली की तरह आवाज करता है, बिल्ली करता है ना म्याऊ म्याऊ इस टाइप से। तो क्राई डू चैट सिंड्रोम जिन बच्चों को होता है वो बिल्ली की तरह आवाजें निकालते हैं, ठीक है। तो ये सब क्रोमोसोम नंबर में चेंजमेंट आने के कारण इतने सारे सिंड्रोम हो जाते हैं। और सिंड्रोम का मतलब एक बीमारी नहीं, उससे रिलेटेड कम से कम 5 6 8 10 बीमारी समझ लीजिए, ठीक। इतना नोट करो। और यार ग्रीन मार्कर हटा दूं, लो हो गया। चलो आप बस इतना ही समझ लो, ठीक है। रफ कर दूं। एक और होता है गायनेस्टोमैकिया, जिसमें होते लड़के हैं लगते लड़की है ना। बहुत सारी कंडीशन ऐसी निकलेगी तुम हंसते हंसते पागल हो जाओगे, आखिर ये पढ़ क्या रहे हैं अब। तो अब आ जाओ जीनोमिक म्यूटेशन में, ठीक है। नोट तो कर लिया, मैं इसे भी रफ कर देती हूँ, ठीक है। जीनोमिक म्यूटेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यूप्लॉइडी, एक होता है सिंड्रोम लास्ट में पढ़ेंगे। एक होता है यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, और एक होता है एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, ठीक है। कौन सा? एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में क्या है, क्रोमोसोम, ध्यान से समझना, क्रोमोसोम सेट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्रोमोसोम के पूरे सेट इंक्रीज हो जाते हैं, किसमें? किसमें बेटा? यूप्लॉइडी में। और एन्यूप्लॉइडी में क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एडेड और डिलीटेड। इसमें जो यूप्लॉइडी है, दोनों में अंतर बिल्कुल समझिएगा। यूप्लॉइडी में पूरे क्रोमोसोम सेट ऐड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास 10 क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड उसकी सेल में, डिप्लॉइड सेल में 10 क्रोमोसोम है, उसमें यूप्लॉइडी हुई तो 2n हुआ यानी कि 20 क्रोमोसोम हो गए, 3n हुआ यानी कि 30 क्रोमोसोम हो गए, 5n हुआ यानी कि 50 क्रोमोसोम हो गए। तो पूरे के पूरे सेट बढ़ते जाते हैं, डिप्लॉइड 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 सारे के सारे इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इतनी बात। क्या बात समझे हैं कि यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम सेट, ध्यान रखना, क्रोमोसोम सेट इंक्रीज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका क्या हुआ, एक सेट है, सिंगल सेट है, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोप्लॉइडी। क्या कहलाएगा? मोनोप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी मीन्स एन। फिर डिप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, डाइप्लॉइडी, ठीक है, इसका मतलब 2n, ठीक। फिर आपका ट्रिप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी, ट्राइप्लॉइडी, इसका मतलब 3n। तो ये n का मतलब क्या है, पूरे सेट,
ठीक है, पूरा क्रोमोसोम सेट है वो इंक्रीज होता जाता है। तो अगर क्रोमोसोम पूरे डुप्लाइड, ट्रिप्लाइड, टेट्राप्लॉइड जो भी है, पॉलीप्लॉइड, ठीक है, डैश 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 आप पॉलीप्लॉइड लिख लेना, पॉलीप्लॉइड अगर ऐसे हो रहे हैं तो ये क्या कहलाते हैं आपकी यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी एनिमल्स में लीथल होती है, इतना समझ लो, ठीक है। मोस्ट ऑफ हायर एनिमल्स हैं, इनमें ये जो यूप्लॉइडी है कैसी होती है बेटा, लीथल होती है। बात समझ गए? लीथल का मतलब है मर जाते हैं, ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहते। जैसे हम लोग के अंदर हमेशा 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, तो हमेशा कितने रहेंगे 46, कभी हमारे अंदर 92 नहीं हो जाएंगे। तो अगर 92 होते हैं तो वो बंदा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। तो फिर ये यूप्लॉइडी किस में देखने को मिलती है, ये आपके देखने को मिलती है किस में, प्लांट्स में। और इनसे प्लांट्स में क्या बनती है, प्लांट्स में फॉर्म होते हैं हाइब्रिड। क्या फॉर्म होते हैं, हाइब्रिड। इससे प्लांट्स के अंदर हाइब्रिड का फॉर्मेशन हो जाता है। हाइब्रिड का मतलब कुछ डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक वाले जो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, उनका फॉर्मेशन हो जाता है। बात समझे आप इतनी? अब देखो, जो आप वो खाते हो ना गेहूं, तो गेहूं पता हेक्साप्लॉइड होता है। वाइल्ड वैरायटी देखोगे बहुत बुरी होती है गेहूं की वाइल्ड वैरायटी, और हम बिल्कुल साफ सुथरा गेहूं लेते हैं, है ना, गोल्डन से कलर का होता है, अच्छा खासा मोटा तगड़ा सा, तो वो हेक्साप्लॉइड होता है। मीनिंग क्या है, 6n नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 6n होता है, हेक्साप्लॉइडी होती है। तो नॉर्मल सी बात है, मैंने पूरा लिख दिया है। ये क्या बनाते हैं, हाइब्रिड का फॉर्मेशन करते हैं। हाइब्रिड में आप हमेशा जानते हैं कि उसमें डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं, है ना। समझ गए बेटा इतना? चलो आ जाओ। अब आता है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, ये दो टाइप की होती है, हाइपोप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी, ठीक है। दो टाइप की है, हाइपोप्लॉइडी और दूसरी कौन सी है आपकी, हाइपरप्लॉइडी। हाइपो का मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिलीटेड। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। हाइपो का मतलब कम होना, हाइपर का मतलब बढ़ना। और इसमें क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाते हैं। अब हाइपरप्लॉइडी में पहला है मोनोसोमी। कौन सा है, मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब क्या है, 2n। डिप्लॉइड सेल में कैसे होते हैं, 2n, और मोनो का मतलब 1 और सोमी का मतलब डिलीट हो जाना। तो इसमें 2n सेट में से एक क्रोमोसोम अगर डिलीट हो जाए तो उसे हम लिखते हैं 2n-1। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मोनोसोमी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2n-1 से, जिसमें पूरे सेट में से केवल सिंगल क्रोमोसोम डिलीट होगा, ठीक है। यहाँ पर सेट की बात होती है, यहाँ पर एक या सिंगल क्रोमोसोम डिलीट हो सकता है या फिर ऐड हो सकता है। और दूसरी होती है कौन सी, नल्ली सोमी। नल्ली सोमी, नल्ली सोमी में क्या है, 2n-2 मीन्स पूरे डिप्लॉइड क्रोमोसोम में से पूरा सेट गायब हो जाता है, सॉरी पूरा एक पेयर गायब हो जाता है। 2n डिप्लॉइड क्रोमोसोम सेट में से एक पूरा क्रोमोसोम पेयर डिलीट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, नल्ली सोमी बोलते हैं। बात समझे इतनी, क्या बोल देते हैं वैसे, नल्ली सोमी बोलते हैं। अब आता है आपका हाइपर में एक होता है आपका ट्राइसोमी, ट्राइसोमी, और एक होता है आपका टेट्रासोमी, टेट्रासोमी, ठीक है। हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। तो यहाँ पर जो हाइपरप्लॉइडी है इसमें ट्राइसोमी और नेक्स्ट कौन सा है, टेट्रासोमी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 2n+1 ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 ऐड हो जाएगा। और टेट्रासोमी में 2n+2 एक पेयर पूरा ऐड हो जाएगा। तो ट्राइसोमी और टेट्रासोमी में बढ़ते हैं, और नलीसोमी और मोनोसोमी में क्या होते हैं, कम होते हैं क्रोमोसोम सेट।
और ये सब आपको ह्यूमन में, प्लांट्स में, एनिमल्स में देखने को मिलेगा। अगर ह्यूमन में ये सारी कंडीशन देखने को मिल रही है तो वहां पर आपकी सिंड्रोम क्रिएट हो जाते हैं। और अगर इससे भी ज्यादा क्रोमोसोम सेट डिलीट हो जाते हैं, क्रोमोसोम पेयर डिलीट हो जाते हैं, तो वो लीथल होता है, वो इंसान बनता ही नहीं है। 1 या 2 क्रोमोसोम नंबर डिलीट होते हैं तो पर्सन बनता तो है, लेकिन नंबर ऑफ डिसीज के साथ पैदा होता है। ठीक है, और जब नंबर ऑफ डिसीज के साथ पैदा होता है तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम, जो कि मैंने पहले लिखे भी थे। तो ये जो कंडीशन है, एन्यूप्लॉइडी कैन कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ सिंड्रोम, वो डाउन सिंड्रोम से लेके और आपके क्राइडो सिंड्रोम तक चलेंगे। ठीक है, साथ के साथ आपका एडवर्ड, पटाऊ पटाऊ, ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। डन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो और इसे आपको बहुत अच्छे से याद भी रखना है। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है, ये चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में खूब पूछी जाती है। हो गया, चलो भाई, तो कल बेटा हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक, और नया टॉपिक कौन सा होगा, सिंड्रोम। ठीक है, नया टॉपिक कौन सा होगा आपका, सिंड्रोम होगा, जो कि इसका पार्ट है। ये वाले हमें अभी डिटेल में नहीं पढ़ने, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, बीएससी सेकेंड या थर्ड ईयर में। ठीक है, ये वाले आपके सिलेबस में है, तो इनका हम डिटेल आपको कल पढ़ा देंगे। तो मिलते हैं हम कल नए टॉपिक के साथ। कल संडे है लेकिन क्लास है। ठीक है, अगर क्लास नहीं होगी तो मैं ग्रुप में मैसेज सेंड कर दूंगी, वैसे आपकी क्लास है। और एक बात और, संडे आ गया, मेरी जुलाई की भी फीस बहुत सारे बच्चों की नहीं आई है ना, तो कृपया करके फीस जुलाई अगस्त दोनों की हमारे तक पहुंचाने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। ठीक है, चलिए बेटा, तो अपनी अति कृपा हम पर बनाए रखें। तो हम मिलते हैं कल आपसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय। और भाई कृपा बनाए रखना, याद है ना कृपा।